तो हेलो बच्चों, as we have already taught you about the velocity and speed, today we have taught acceleration. So first of all, acceleration. Speed है तो फिर acceleration नहीं है. Speed के लिए acceleration का concept नहीं है. क्योंकि acceleration जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. तो अब हमें वेलोसिटी की बात को पढ़ना है. जैसे मैंने कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल x अपॉन डेल t, और डेल x को हमने मीटर कहा था, ये सेकंड कहा था, तो ये तो क्या है मीटर पर सेकंड. तो अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो बार-बार, लेकिन अब आप कहेंगे जी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पिछली क्लास में आपने कहा था कि वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म. क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म. और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? सही बात है ना? अगर आपको ध्यान से पिछली क्लास देखें और आप कहें वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होने की दर एक्सेसिव है. मतलब जैसे 1 मिनट में कोई वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो गई, अगली 1 मिनट में भी वो 2 हुई हो, फिर अगली 1 मिनट में भी 2 हुई हो, तो एक्सेलरेशन फिर होगी, क्योंकि हम अब काउंट कर सकते हैं. क्योंकि चेंज होने की दर, वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट है वो अगर एक्सेसिव हो जाएगी तो हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन को समझना होगा. एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी भी चेंज होती है तो फिर एक्सेलरेशन आती है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v से नोट करते हैं. जैसे वेलोसिटी को v से नोट करते हैं, छोटा v होता है, ये छोटा है. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम. मतलब अगर टाइम को हम 1 सेकंड ले लें तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, वो क्या होगा? एक्सेलरेशन. सीधी सी बात होगी, है ना? अगर मैं कहूं यहां पे टाइम को मैं 1 सेकंड ले लूं, इसका मतलब 1 सेकंड में जितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है वेलोसिटी है. आप समझ रहे हैं ना? 1 सेकंड में जो चेंज होता है वो अगला फैक्टर होता है. 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज होती है वो वेलोसिटी है. 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होती है वो एक्सेलरेशन. आपको समझ कि मतलब हम बाइक चला रहे हैं, जो करते हैं बाइक चलाए हम 60 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, अब हम एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो अगले सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? हमारी वेलोसिटी 60 से 65 हो गई. अब आप किलोमीटर में देखिए 65 दिख रही है 1 सेकंड में. 60 से 65 हुई तो कितना चेंज हुआ? 5. कितना चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकंड. कितने सेकंड में? 1 सेकंड में. 1 सेकंड में जो चेंज होता है वो क्या है? एक्सेलरेशन. इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई. अब अगली में भी 5 हो, उससे अगली में भी 5 हो, उससे अगली में भी 5 हो, तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. समझ में आ गया आपको? तो एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम. 1 सेकंड में जो चेंज होता है वो आपके पास में वेलोसिटी में वो एक्सेलरेशन होती है. तो वेलोसिटी कितनी है? मीटर पर सेकंड. और ये सेकंड एक और आगे से इसको करेंगे तो मीटर और नीचे होगा सेकंड का स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड माइनस 2. ये भी लिख सकते हैं. तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. आपको यहां तक समझ में? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से आई है. ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर मान लो, अब 2 केस भी हो सकते हैं, केस और भी है जो आप अगर समझ सके तो समझ जाओ. अगर मान लो, सुनना ध्यान से, हमें तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है और चेंज इन वेलोसिटी 0 तक एक्सेलरेशन कितनी है? 0. मगर मान लो ये केस है, सर्कल में कुछ घूम रहा है, मतलब बाइक किसने वो बाइक घुमा रहा है और वो लगातार एक ही मोटर पर एक घुमा रहा है, तो लगातार वो एक ही स्पीड से चल रहा है.
मतलब उसकी स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड, फिर भी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से। अब उसकी स्पीड में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, किसकी, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्पीड में कोई चेंज नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन होगी? उसके हिसाब से जब उसकी रफ्तार में चेंज नहीं आ रहा, मैंने कहा था 60 से 65 हो जाए रफ्तार में 5 चेंज आ गया एक सेकंड में, यहाँ तो रफ्तार में चेंज ही नहीं आ रहा, तो क्या कोई एक्सेलरेशन होगी? एक्सेलरेशन होगी, मगर क्यों होगी? रफ्तार की वजह से नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, मगर जब वो यहाँ था तो उसकी डायरेक्शन ये थी, जब वो यहाँ है तो उसकी डायरेक्शन, सर्कल में कोई चीज होती है तो डायरेक्शन होता है टेंजेंट। तो यहाँ तो डायरेक्शन ये है, यहाँ तो डायरेक्शन ये है उसकी, यहाँ है तो ये है, यहाँ है तो ये है, और यहाँ है तो ये है, यहाँ। उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, वेलोसिटी में डिपेंडेंट, इन दो चीजों से मिलकर बनी है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड जो सेम है प्लस डायरेक्शन जो बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, एक फैक्टर चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है। समझ रहे? एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है जब आपके पास में वेलोसिटी चेंज हो रही हो, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब चाहे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रही हो, और चाहे दोनों चेंज हो रहे हो, तो तब भी आपके पास में एक्सेलरेशन होगी। समझ गए ना? तो वेलोसिटी में चेंज, चाहे मैग्नीट्यूड में, चाहे डायरेक्शन में, इस केस में भी एक्सेलरेशन होगी। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह कुछ ऐसे बोलते हैं, वो आगे आते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया क्या आपको? एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब जिससे डिवाइड करते हैं उसको रेट बोल देते हैं, दर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई लिख देता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद WRT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से कोई चीज कितना चेंज हो रही है वो आपके पास है फर्स्ट। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू del v by del t, ठीक है? del v by del वेलोसिटी del v। अब एक बात मैंने कहा कि अगर हर 60 से 65 हो गई थी, याद हो आपको, अगली एक सेकंड में 65 से 70 हो जाए, है ना, फिर 75 हो जाए, फिर 80 हो जाए, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन बार बार 5 ही है, 60 से 65 हुई, एक सेकंड में 75 हुई, तो एक्सेलरेशन बार बार क्या है? 5 ही है। और एक्सेलरेशन अगर 5 एक बार आ जाए 60 से 65 हो गई, अगली बार एक सेकंड में 65 से 70 हो गई, अगली बार 75 हो गई, लेकिन उससे अगली बार 80 होने की बजाय 78 हो गई, तो आपके पास चेंज 3 आया। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है, समझ गए ना? इसको सिंपल तरीके से कैलकुलेशन नहीं होगी, तो हमारे पास में क्या एक्सेलरेशन आ जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगी। कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है? तो एक्सेलरेशन दो तरीके की होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए आप? आपको मेरी बात अगर समझ में आएगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्सेलरेशन के 2 टाइप हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है इसे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने एग्जांपल जो दिया था कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल हमने एक सेकंड में बनाया है ना, और इक्वल वेलोसिटी चेंज है, तो यूनिफॉर्म, जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल दिया था कि इक्वल डिस्टेंस चेंज और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है इक्वल डिस्प्लेसमेंट चेंज और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ स्मॉल इज द इंटरवल बेबी। वैसे ही इफ इक्वल वेलोसिटी चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, if the uniform acceleration may be defined as change in velocity will be equal in equal interval of time, ठीक है? change in velocity ये लिख सकते हैं ना, uniform acceleration may be defined as the acceleration in which change in velocity is equal
इन इक्विवेलेंट भी बहुत बार लिखनी पड़ती है, इंटरवल ऑफ टाइम। और क्योंकि मैंने कहा था अगर टाइम इंटरवल छोटे नहीं होंगे तो पॉसिबिलिटी चेंज होने की मिल सकती है, बीच में नहीं चेंज होती है, तो हमें मानना पड़ेगा बहुत छोटे हो सकते हैं। हाउ सो स्मॉल दीज इंटरवल में, ये इंटरवल कितने भी छोटे हो, ये इंटरवल कितने भी छोटे क्यों ना हो, अगर इक्वल चेंज हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म होगी। वही 60 से 65, 65 70, 70 से 75, 80 से 82। ठीक है, तो कौन होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब कहेंगे जैसे पिछली बार कहा था हमने यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में मतलब एक ही है। अगर कहीं भी आपको ए दे रखा है और देखो तीन जैसी इक्वेशन आपने पहले इक्वेशन पढ़ी कुछ करी, s = ut + ½ at², v = u + at, कुछ ऐसा थोड़ा बहुत सुना होगा। तो जो a है ना ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तभी हमारे पास में है यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए ना? अब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर से वही बात कि हमारे पास में दो इंटरवल है, एक वेलोसिटी इंटरवल है और दूसरे टाइम। तो कंडीशन क्या होगी? अनइक्वल वेलोसिटी चेंज, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज किसमें? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम एक को इक्वल नहीं करेंगे, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और हाउ सो स्मॉल दिस इंटरवल में भी बार-बार हम कहते हैं, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? इक्वल वेलोसिटी चेंज, इन अनइक्वल टाइम। और हाउ सो स्मॉल दिस इंटरवल में भी। तो ऐसे एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इस एक्सेलरेशन को? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। ठीक है, इसकी सिंपल ऐसे वो मोशन की इक्वेशन है उसमें काउंट नहीं होती, उनसे कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ग्राफ वगैरह से कैलकुलेशन होती है कि ग्राफ वगैरह से। चलो अब एक और चीज होती है एक्सेलरेशन की टाइम। अगर हम ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी को हम एक्सेलरेशन की बजाय, मतलब एक्सेलरेटर को दबाने की बजाय, तेज लगाने की बजाय धीमा कर दें, हो सकता है? समझ गए? पहले 60 थी, अगले सेकंड में 58 हो जाएगी, उससे अगले सेकंड में 55 हो जाएगी, तो ये तो डिक्रीज हो रही है। तो अब जब स्पीड इंक्रीज होती है, मतलब वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है, इंक्रीज, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसी को बोलते हैं, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव भी बोल देते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ACCLERATI। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, मतलब कहा था 60 से फिर 58 हो जाए, फिर 55 हो जाए, जो भी है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीज होगी, याद रखना। ठीक है, क्योंकि डेल भी क्या है? डेल भी बाय डेल भी था ना एक्सेलरेशन, और डेल भी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इस टाइम पे। देखो इनिशियल मान लो v1 थी आपके पास में 60 मीटर पर सेकंड, v2 कितनी होगी? 58 मीटर पर सेकंड। तो डेल भी कितना हो गया? 58 माइनस सेट फाइनल माइनस इनिशियल होता है, याद रखना कभी भी हर केस में। ये हो गया -2 मीटर पर सेकंड। तो यहां पुट करेंगे -2 को देखें तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो एक्सेलरेशन, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। ठीक है, DECELERATI, डी एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगली, अब जब अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी ना,
क्या होती है? ग्रेविटी। अच्छा, आप एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फोर्स इज इक्वल टू द Gm1 m2 by r²। जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास है m2, अर्थ का मास है m1, इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का, कभी सुना होगा। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। मास इसका ना, इसके ऊपर फोर्स है m2 इनटू एक्सेलरेशन, m2 से m2 काट दीजिए, कितना होता है? g मास ऑफ अर्थ अपॉन में r² इज इक्वल टू, ये बहुत अर्थ के नजदीक होगी तो ये 6400 किलोमीटर के लगभग बराबर ही होगी। तो g की वैल्यू पुट करेंगे 6.7 इनटू 10⁻⁻²। मास ऑफ अर्थ पुट करेंगे 3 इनटू 10⁻24। r² की मतलब 6.4 इनटू 10⁻6 का स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ का 3 इनटू 10⁻20 पर देखिए सबकी वैल्यू काउंट करेंगे, ये कैलकुलेशन करके देखेंगे यहाँ का मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करना, तो ये आएगी 9.8 इज इक्वल टू g। इसको हमने a को g मान लिया बस, क्योंकि a एक्सेलरेशन था, अब अर्थ के लिए कुछ चाहिए था ताकि स्पेसिफिक हो जाए, ये है वो g, तो अर्थ के लिए चाहिए था, उसको नाम दे दिया ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ही है, जिसको, क्योंकि अर्थ जिसको खींचती है और यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि सब जगह 9.8 है ना। वैसे पोल पे कुछ अलग होती है, पोल पे थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर, याद रखना। 1.21 सेंटीमीटर पर सेकंड कम होती है पोल पे एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो ग्रेविटी है तो वो एक्सेलरेशन ही है, बहुत बार हम ग्रेविटी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो ग्रेविटी भी क्या है? एक्सेलरेशन किसकी? ड्यू टू अर्थ। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, समझ में आ गया? ये भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होती है? अच्छा, आज आप एक काम करके देखो, तो इसको ध्यान रखना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक ही जगह जी यूज किया जा सकता है अर्थ के केस में, एक ही जगह जी यूज किया जा सकता है, किस केस में? अर्थ के केस में। यार जी मतलब ग्रेविटी इतनी 9.8 कहां से बताया है? अब एक काम करके देखना, आप रस्सी देखो, और रस्सी से कोई पत्थर कुछ भी बांध देना, उसको बांध के घुमा के छोड़ देना। मान लो आपने इस पॉइंट पे घुमा रहे, मान लो इस पॉइंट पे से छोड़ दिया, तो घूमता नहीं रहेगा, वो जहां छोड़ा उधर ही चला जाएगा। फिर घुमा के देखा, यहां छोड़ा उधर, जहां छोड़ा उधर ही चला जाएगा। इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप तो घूम ही नहीं सकती, क्या नहीं कर सकती? घूम नहीं सकती। और घूमने के लिए क्या लगाना होगा आपको? घुमाने के लिए फोर्स लगाना। क्या लगाना होगा घुमाने के लिए? फोर्स। तो रोटेशनल मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, रोटेशनल या सर्कुलर जो भी बोलना चाहे, इनके लिए आपको एक फोर्स की जरूरत है जो बार बार इसको सेंटर की तरफ खींचेगा। किसकी तरफ खींचेगा? सेंटर की तरफ खींचेगा। और ऐसे फोर्स को बोलते हैं आप सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। दो तरह का होता है ना, आप किसी झूले पे, गोल वाले झूले पे सर्कस में झूल रहे हैं, है ना, तो आपके अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके इक्विवेलेंट पॉजिटिव फोर्स जैसे सेंटर पे चीज होती है, तो यहां से इसके अंदर की तरफ फोर्स है, उतना ही इसके बाहर की तरफ फोर्स है, हर पॉइंट पे, यहां भी उतना ही अंदर उतना ही बाहर, इसलिए तो वो न अंदर जा पाती है न बाहर जा पाती है, फिर क्या करने जाती है? सर्कल में घूमती है। सैटेलाइट होते हैं, अपनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की वजह से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अर्थ बराबर कर लेती है। जब ये मान लो अर्थ है, जिस पॉइंट पे अर्थ का अट्रैक्शन और दूसरी बाहर की बॉडीज का अट्रैक्शन बराबर हो जाता है, तो वो किधर भी नहीं जा पाता, घूमने लग जाता है ना, उसको बोलते हैं उसका कक्ष, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब उसकी वेलोसिटी से तय हो जाता है कि उसको ऑर्बिट कितनी दूरी पे मिलेगा। क्यों हो जाता है अभी फॉर्मूला बता देंगे, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा डिटेल है तो देखो बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ को घूमने के लिए किसी फोर्स की जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल।
फोर्स अगर है आपके पास में F सेंट्रीफ्यूगल तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो होगा। और एक बात के लिए तुम याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो mv²/r होता है। r मतलब ये रेडियस घूमनेगी और m मतलब ये बॉडी का मास। अगर सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट का मास और सेंटर ऑफ अर्थ से उसकी डिस्टेंस, मास ये m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, और r इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल जो रेडियस बन रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल उसकी रेडियस है। और इतना फोर्स चाहिए, कहां से है ये पाएगा, लेकिन अभी आपके काम करने के पास, ठीक है। तो मतलब F इज इक्वल टू बेटा कितना है mv²/r, और फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मास काट दो तो a इज इक्वल टू v²/r, मतलब इतनी जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होती है। ac इज इक्वल टू v²/r, याद रखिएगा क्या होती है बेटा v²/r, ac इज इक्वल टू क्या होती है v²/r। इसलिए मैंने कहा ना उसकी वेलोसिटी से उससे वेलोसिटी से v²/r, v और r से उसकी डिस्टेंस तय हो जाएगी, कितनी दूर घूमना है उसको, कक्ष तय ऑर्बिट तय हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, रोटेशन उसमें आएगा तो v²/r करना, क्या करना v²। एंड क्लास के लिए इतनी टाइप के एक्सेलरेशन काम की है, ठीक है। अगली क्लास में हम एक्सेलरेशन का यूज करके जो 3 इक्वेशंस हैं मौसम की वो पढ़ेंगे, प्रूफ देखेंगे उनका, और फिर उनके ऊपर धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर watching. I hope all of you are well, your family is also well, all members are healthy and you are studying. Good luck, thank you.